Good morning, students. We have present law of taxation. It is the syllabus of the LLB fifth semester second paper. We have discussed in the last class this topic: income from other sources. Income from other sources related to the rate of income from the Income Tax Act, Section 14. We have the study Section 14. So they have studied Section 14, the 5 types of the rates of the income. Then we have the study, and currently we have the study last topic, the income from the Income Tax Act, direct taxes. That means income from other sources. Income from other sources. हम लोगों ने इसकी परिभाषा देख ली 1856 में, हमने देखा सेक्शन 56 में हमने देख लिया कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती हैं। कौन कौन सी इसमें शामिल होती हैं? कैजुअल इनकम हो गई आपकी, ठीक, सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट हो गया जो बिजनेस के अलावा होता है, ठीक, क्रॉस बजट हो गया, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गई, ठीक, रिसर्च पे जो चीजें आ गई, यानी कि जो इनकम आपको वहाँ पे नहीं इंक्लूड होगी, चारों रेटों में नहीं इंक्लूड होंगे, उसके बाद कुछ ऐसी इनकम आती है जैसे गिफ्ट हो गया, उसके बाद भी कोई इनकम आती है तो इनकम में उसे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। हम कौन कौन सा एग्जेम्पशन देते हैं, किसमें एग्जेम्पशन देते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे कौन कौन सा एक्सेप्शन दिया जा सकता है? किसको? एसएससीज को, जिसे इनकम प्राप्त हो रही होगी। ठीक, सबसे पहला कौन सा दिया जाएगा? सबसे पहला हम देखते हैं सेक्शन 115 सब क्लॉज 6 में। ठीक, कोई डिविडेंड या कोई सिक्योरिटी को आप कलेक्ट करते समय कोई क्या देते हैं? कमीशन देते हैं या कोई अन्य प्रकार का रेम्यूनरेशन देते हैं, तो उसमें आपको वो चीज उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। ठीक, पहला क्या है? सेक्शन 115 सब क्लॉज 6 में पहला क्या होगा? आप जब किसी सिक्योरिटी पर ब्याज कलेक्ट कर रहे हो या कोई डिविडेंड प्राप्त कर रहे हो, ठीक, डिविडेंड प्राप्त करते समय या फिर ब्याज जो सिक्योरिटी पे आपको मिलता है उसे आप इंटरेस्ट अर्न करते समय आप क्या कोई डिस्कस करते हैं, कोई रेम्यूनरेशन देते हैं इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से उसको टोटल इनकम में से, जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की होगी उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, अगला क्या है? 2 सब क्लॉज 24। ठीक, 2 सब क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 में यह बताया गया है कौन सी चीजें? कुछ ऐसे डिडक्शन होते हैं, ठीक, जो आपके ऐसे डिडक्शन होते हैं जो सेक्शन 36, ठीक, सेक्शन 36 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 5A में, ठीक, जो लिखा गया है, जो उसमें इनकम डिडक्शन दिया गया होगा वो चीज डिडक्सेबल होगी। ठीक, कौन कौन सी चीजें होंगी उसमें? कहने का मतलब क्या हुआ? जो चीजें सेक्शन 2 10 में जो बताया गया है, ठीक, जो चीजों का विवरण दिया गया है उसमें से सेक्शन 36, ठीक, सेक्शन 36 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 5 सब क्लॉज ए होगा, वो क्या होगा? उसमें जो इनकम बताई गई होगी वो पूरी तरह से डिडक्टेबल मानी जाएगी। ठीक, उसमें से जो चीजें होंगी उसमें से वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, अब हम बताते हैं। ठीक, अगला क्या है?
इसका अगला हो जाएगा, आपने कोई बिल्डिंग, ठीक है, कोई बिल्डिंग ली है, आपने कोई क्या खर्च किया है, आपने बिल्डिंग में कोई खर्च किया है, या प्लांट एंड मशीनरी में या किसी फर्नीचर में आपने क्या किया है, उसे क्या कर दिया है, किराए पर दिया है, ठीक है, किराए पर दिया है। अब उससे जो इनकम हो रही हो वो बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन में कर लगा दिया गया, ठीक। आपने वो चीज तो जो इनकम हो रही हो आप उसमें लगा दिया गया है, फिर बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, ठीक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि एक बार टैक्स, देखो डबल टैक्स नहीं लिया जाएगा, सबसे पहली बात क्या है, डबल टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहली चीज क्या है, कोई आपने इनकम की हो, आपने कोई रेंट प्राप्त किया हो फर्नीचर से या फिर किसी इंश्योरेंस प्लांट से, किसी मशीनरी से, किसी भी चीज से कोई रेमुनरेशन प्राप्त किया हो इनकम, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अलावा यानी कि प्रोफेशन बीजीपीपी में आपने उसे दिखा दिया है। अब फिर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसको भी दिखाना है, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में से उसमें जो मरम्मत की गई होगी, ठीक, क्या क्या चीजें होंगी, या तो उसमें आपने कुल मिला के मरम्मत की हो गई होगी, ठीक, उसका एक्सपेंसेस जो दिया होगा, और इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसको भी, और जो डिप्रिसिएशन होगा उसको भी घटा दिया जाएगा, ठीक। और क्या क्या चीज कराया जाएगा बिल्डिंग मटेरियल पे, बिल्डिंग कुल मिला के ये है कि आपने कोई भी चीज क्या किराए पे दे दी है, और कौन सी चीजें, बिल्डिंग दे दी है, मेरे घर आपका दे दिया है, या जहाँ पे आपने फैक्ट्री थी वो जगह दे दी है, और प्लांट और मशीनरी फर्नीचर ये सब चीजें दे दी गई हैं, तो उस पर लगने वाला कोई यदि आप रिपेयर करवाएंगे तो उसका डिटेक्शन दिया जाएगा, आप इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो उसका डिटेक्शन दिया जाएगा, डिप्रिसिएशन अलाउंस यानी कि जो समय चलते चलते वो मशीन खराब हो जाती है उसका कुछ मूल्य कम हो जाता है, वो चीज का उसमें डिडक्शन दे दिया जाएगा, ठीक। तो हमने तीन चीजें भी देखी। अगला चीज क्या है, कोई फैमिली पेंशन प्राप्त हो रही हो, किसको, कोई फैमिली पेंशन प्राप्त हो रही हो, तो टोटल इनकम का 33% और 15,000, ठीक। किसी पेंशन को यदि कोई फैमिली पेंशन मिल रही होगी, ठीक, कोई फैमिली पेंशन मिल रही होगी, कितनी पेंशन, जितनी भी उसकी पेंशन मिल रही होगी उसकी टोटल इनकम्स का 33% पहले हम निकालेंगे, 33.5%, फिर हम 15,000 अलग से लिखेंगे, ठीक। यदि मान लीजिए किसी की फैमिली पेंशन हो गई है कितना, 2 लाख रुपए, तो ठीक कमाता है 2 लाख रुपए, ठीक। अब उसका हम 33% कितना है इसका, 66 लाख, ठीक, या 15,000, उसकी इसमें से जो कम क्या है, वैसे 15,000 कम होते हैं, ठीक है। तो 2 लाख से हम 15,000 में से टैक्स निकाल नहीं करेंगे, और 1,85,000 को उसको टैक्स में दिखा देंगे, ठीक है। उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, ये 33%, मान लीजिए फैमिली पेंशन से केवल मिलती है 50,000, ठीक, 50,000 का 33% कितना हो जाएगा, 50,000 का 33% 17,000 का 16,000 कुछ हो जाएगा, ठीक, 16,000 और 15,000, इसमें 15,000 से दी जाएगी, क्या कर दिया जाएगा, 35,000 रुपया टैक्स पे करेगा, ठीक। चीज समझ में आई। फिर और कौन सी डिडक्शन दिया जाएगा,
कोई भी डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई एक्सपेंस किया गया है किस प्रकार का व्यापार में, वो जो कैपिटल एक्सपेंसेज ना हो, यानी कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक्सपेंस ना किया गया हो, इसके अलावा कोई एक्सपेंस किया जाएगा जो जरूरी है व्यापार के लिए, उसको भी उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक, ये हमने क्या देखी, सेक्शन 57 देखा हमने। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 57। ठीक, अब कौन कौन सा डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, अब देखते हैं। कौन कौन सा डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, किससे रिलेटेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट डिडक्टेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 58। ठीक, आपने कोई भी सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस जो होंगे, किसी भी व्यक्ति के जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे वो डिडक्टेबल नहीं किया जाएगा। ठीक, उसका डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक, भारत के बाहर कोई इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक, देखिए भारत के बाहर कोई इंटरेस्ट पे ब्याज की रकम, ब्याज, ठीक, कोई पब्लिक सब्सक्रिप्शन से आपने उसको इनकम किया है, ठीक है, तो उसको भी टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक, यानी कि कोई ब्याज की इनकम होगी उसको भी पूरी तरह से टैक्सेबल किया जाएगा। आप भारत से बाहर से भी लाते हैं तब भी, ठीक है। अभी हमने देखा कौन कौन सी चीजें टैक्सेबल क्या करी जाएंगे, नहीं करी जाएंगे। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई भी भारत से बाहर कोई आप इंटरेस्ट ला रहे होंगे या भारत से बाहर कोई ऐसी रकम जो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है और जिसके संबंध में ना तो आयकर भुगतान किया है ना ही अन्य स्रोतों में काटा गया है। ठीक, आप कहीं स्टेट से बाहर, इंडिया से बाहर कोई सैलरी प्राप्त कर रहे होंगे और उस सैलरी को ना कहीं सैलरी इनकम में दिखाया गया है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया गया है, तो उसको भी कहाँ दिखा दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक, हमारे क्या देखते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक, जो क्या होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका इनकम टैक्स एक्ट में क्या किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट में उसे एक्सपेंस के तौर पर कटौती या डिडक्टेबल एग्जेम्प्टेड किया जाता है। जैसे सेक्शन 40A सब क्लॉज 3 के अंतर्गत कोई एसएससी है, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेंस करता है, ऐसा पेमेंट करता है इसके संबंध में कोई इंस्टीट्यूशन या कोई टैक्स डिटर्मिनेशन अथॉरिटी, ठीक, कोई क्या देता है, एक्सपेंस करने से नहीं मानता है, ठीक है, तो जो रीजनेबल होगा वो हिसाब से लगा दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तो हमने क्या क्या चीज देखी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्टेड की जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं, अब ठीक है, हमने क्या क्या देखा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी। ठीक, कौन कौन से कैपिटल दिए जाएंगे, कौन कौन से दिए जाएंगे, कौन कौन से नहीं दिए जाएंगे। अब हम जो देखते हैं, टोटल जब इनकम हो जाती है तो उसमें कौन कौन से डिडक्शन दिए जाएगा। अभी हमने एग्जेम्पशन देखा, ठीक, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम प्रोवाइड द डिडक्शन इन द कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। कुल आय की गणना करते समय निर्धारित क्या एसएससी को प्राप्त होने वाली कौन कौन सी चीज है, एसएससी को प्राप्त होने वाली कटौतियां। ठीक, यानी कि कुल आय की गणना करते समय निर्धारिती को यानी कि एसएससी को जो टैक्स पे कर रहा होगा उसे कौन कौन सा डिडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें धारा 80 पढ़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा आती है डिडक्शन 80C, 80C, 80B, 80D, यानी कि धारा तो मिला इसमें 80 चलती है। ठीक है, तो
तो सबसे पहले हम 80C को पढ़ते हैं। ठीक, 80C को क्या पढ़ते हैं? कोई भी एसएससी है, ठीक है, अपने टोटल इनकम में से कुछ इनकम का निकाल कर वो अपने एलआईसी में जमा कर देता है, ठीक है, या कहीं और किसी प्रकार की प्रोविडेंट फंड में स्कीम में जमा कर देता है। तो उसमें क्या होता है, उससे जो इनकम उसे प्राप्त होगी वो पूरी तरह से डिडक्टेबल मानी जाएगी। कितनी तक? 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है। एलआईसी में, ठीक, कोई एन्युटी में, कोई प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, किसी शेयर डिवेंचर में कोई व्यक्ति खरीदता है, ठीक है जी। 80C में कहां मिलेगा? 80C पहला है 80C डिडक्शन ऑफ 80C। सबसे पहले एलआईसी होगी, प्रोविडेंट फंड में आपने फ्यूचर प्रोविडेंट फंड, ठीक, एन्युटी में, ठीक, प्रोविडेंट फंड, एन्युटी, किसी भी प्रकार की जो इनकम होती है उसमें क्या किया जाता है? कोई एन्युटी होती है, कोई प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, कोई सिंपल डिबेंचर होते हैं, सिंपल शेयर होते हैं, और डिबेंचर, ठीक। इस प्रकार की इनकम में क्या क्या होता है? ये इनकम होती है, तो इसमें आप कोई व्यक्ति इसमें कोई इन्वेस्ट करता है, उसे 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए वो हर साल जमा कर देता है तो उसमें उसका डिडक्शन दे दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपए से टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक। जो भी इनकम करेगा वो पूरी तरह से डिडक्टेबल माने जाएगी। अगला क्या है? नेशनल सेविंग स्कीम में कोई भी व्यक्ति लगाता है, ठीक है, ठीक, कोई भी व्यक्ति नेशनल सेविंग स्कीम में कोई सब कुछ अमाउंट लगाता है तो उसके टोटल इनकम में से उसे पूरा वो क्या होगा? एग्जम्प्टेड कर दिया जाएगा, ठीक। अब नेशनल सेविंग स्कीम क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, 80CC में पूरी तरह से बताया गया है। कोई भी व्यक्ति, ठीक, जिसमें HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आती है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा, ठीक, कोई योजना आती है, या भारतीय एलआईसी वाला कोई, ठीक है, कोई एन्युटी आती है, ठीक। इस प्रकार से कोई भी उसमें से जब इन्वेस्ट करता है उसके 100% की रकम के बराबर उसे क्या कर दिया जाएगा? डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक। अब हम देख समझते हैं ठीक, पेंशन फंडों में कोई डिपॉजिट किया जाता है, ठीक, कोई क्या कहा जाता है उसमें कंट्रीब्यूशन किया जाता है, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशन फंड। पेंशन फंड में किसी प्रकार का कोई अमाउंट या एन्युटी लगाई जाती है तो उसमें जो इनकम प्राप्त होगी वो क्या की जाएगी? वह एग्जम्प्टेड मानी जाएगी, ठीक। कैसी होगी वो? ऐसी रकम के संबंध में, ठीक, 1 अप्रैल 2006 के पूर्व क्या होगा? सेक्शन 88 के तरह उसे नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? अगला क्या है? CCD, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई पेंशन स्कीम है उसमें कोई संबंध में कोई चीज अपना कंट्रीब्यूट करता है तो होगा, ठीक। CCD में क्या है? एक्टिव CCD, गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम होती है उसमें कोई इन्वेस्ट करता है तो उसमें भी उसको डिडक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और 80D में क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। 80D में क्या है? 80D में है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में जो आप कोई व्यक्ति डिपॉजिट करेगा या फिर कुछ चीज
उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, हेल्थ स्कीम संबंधित चीजें लेगा, उसमें उसे छूट दी जाएगी। ठीक है। अब 80DD है। ठीक, 80DD में क्या चीजें हैं? कोई पर्सन है, उसके घर में कोई विकलांग है, विकलांग की दवा पे, उसकी चिकित्सा पे, उसके मेडिकल फैसिलिटीज पे जो चीजें आप खर्चा करेंगे वो आपको टोटल इनकम से घटा दी जाएगी। जितनी भी चीजें आप किसी विकलांग या किसी ऐसी चीजों के लिए जो घर में शिथिल पड़ा हुआ है उस पर आप करते हैं तो वही एक निर्धारित सीमा तक आपको डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक, एक है 80DDB। 80DDB में क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने परिवार पे, ये तो 80DDB हो गया, कोई विकलांग है, विकलांग घर में विकलांग में रहने वाला कोई उसके ऊपर इनकम होगा, एक्सपेंस करेगा। DDB में कोई अदर व्यक्ति होता है विकलांग के अलावा कोई घर पे रहता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? डिडक्शन दिया जाएगा। इसके आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।